नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं सबको हम लोग ईयर वाइज सॉल्व कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूपी टेट 2013 के पेपर फर्स्ट को देखा था, सीडीपी सेक्शन। इस क्लास में हम लोग पेपर सेकेंड के सीडीपी सेक्शन को देखेंगे और एक एक प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, आपका एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट है, आज हो गया है 29 तारीख। तो कुल मिला के 2 दिन समय आपके पास है। इन 2 दिन में हम प्रयास करेंगे कि 2011 के पेपर सॉल्व करवा दें। उसके पश्चात अगर समय मिलेगा तो 1-2 वीडियो हम आपको ऐसा देंगे जिसमें सिद्धांत का ट्रिक वाइज या हम लोग लॉजिक साथ उसको सीख लें। तो चलिए इसको समझते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं समय न लेते हुए। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा लक्षण किसी मापन उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। देखिए, अगर कोई चीज हम नापते हैं, जैसे दूध वाला हो गया या आप सामान लेते हैं, आप इस बात पे विशेष गौर करते हैं कि जो वो बटखरा रख रहा है, जो बर्तन इस्तेमाल कर रहा है वो सही हो, कहीं पचका पुचकी ना हो, अर्थात वैध हो। तो किसी भी मापन में उपकरण का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैध होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपकरण की बात कहा है ना, तो वैध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ भी हवाबाजी कर दे। अगला है प्रश्न नंबर 2, थर्स्टन तथा लीटर निम्न में किसके मापन से संबंधित है। बुद्धि, मूल्य, अभिवृत्ति, व्यक्तित्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति से संबंधित है। 1927 में थर्स्टन ने कहा था अभिवृत्ति के लिए, वही 1932 में लिकर्ट ने कहा था। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। सृजनात्मकता का, रुचि का, अभिप्रेरण का, बुद्धि का। देखिए, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो भी सृजनशील व्यक्ति होगा उसके अंदर कुछ क्वालिटी होंगी। जैसे कौन सी, पहला स्वयं निर्णय लेने की क्षमता होगा, जटिल समस्याओं में उसका इंटरेस्ट होगा, रुचि होगी, एक साथ अनेक समस्याओं को देख सकता है, साथ ही साथ उसमें उत्सुकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिविटी। ठीक है, जिस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी रहेगी वो उत्सुक ज्यादा होगा। प्रश्न नंबर 4, निम्न में कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। क्रिएटिविटी संबंधित नहीं है। मौलिकता है, प्रवाह भी है, उपयोगिता भी है, मितव्ययिता नहीं है। मितव्ययिता मतलब होता है खर्चीला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है, पैसे से संबंधित है, खर्चीला या कम खर्चीला। अगला प्रश्न है, गैने निम्न में किससे संबंधित है। अधिगम के श्रेणी क्रम से, अधिगम के मूल्यांकन से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम के प्रबंधन से। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि गैने ने अधिगम सोपान के संबंधित नियम बताए थे, जिसमें उन्होंने अधिगम को श्रेणीबद्ध किया था, क्रम से बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी हम आपको समझा देते हैं कैसे। देखिए, पहला उन्होंने कहा था संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, शाब्दिक, बहुवेधन, प्रत्यय, सिद्धांत और लास्ट में समस्या समाधान। तो गैने का प्रथम अधिगम क्या था या प्रथम चरण क्या था, संकेत, और लास्ट क्या था, समस्या समाधान। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी गैने का जो नियम था किस पे आधारित था, वो आपका नियम आधारित था अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणी क्रम से। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6, देखिए ये प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे समझिएगा। कह रहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु में विकृत संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष संबंधित, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित, बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों में प्रत्यक्ष संबंधित। पहले समझिए कालानुक्रमिक आयु मतलब क्या, मतलब वास्तविक आयु। अगर आपको याद होगा, आईक्यू यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, या इसी को हम कहते हैं कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। जरा गौर कीजिएगा, अगर इसको हम इग्नोर मार दें, 100 को इग्नोर मार दें तो क्या हो जाएगा, 1 बटा कालानुक्रमिक, यानी कि क्या है, बुद्धि लब्धि जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंधित बनाती है।
वही अगर कहेगा मानसिक आयु से तो सीधा सीधा संबंध बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी सबके सब गलत है। आगे प्रश्न नंबर 7, 16 pf का प्रयोग किसके मापन हेतु किया था। देखिए बार बार ये प्रश्न आ रहा है, आज आपको क्लियर कर देते हैं। 16pf इसका पूरा नाम है 16pf। P फॉर है पर्सनालिटी, क्या है, पर्सनालिटी और फैक्टर। ठीक है, पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी समझ में आपको आ ही गया होगा, व्यक्तित्व, और फैक्टर मतलब होता है आपका घटक। तो ये सीधा मतलब होगा किससे, व्यक्तित्व मापन से संबंधित है। इसमें 16 शील गुणों का मापन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है PF16। 16 शील गुणों का मापन करते हैं, P से पर्सनालिटी, F से फैक्टर। तो ये किसके मापन हेतु उपयुक्त है, व्यक्तित्व के मापन हेतु उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी, और इसके पहले वाले का भी था सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुई बातें, तो आप चीजों को ध्यान रखे रहिएगा, अब कोई आपको भूलेगा। PF मतलब पर्सनालिटी फैक्टर। प्रश्न नंबर 8, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया, कैटल ने, गिलफर्ड ने, थर्स्टन ने या स्पीयरमैन ने। देखिए कैटल ने ही दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठोस बुद्धि वो बुद्धि है जो जन्म से मिलती है और जिसमें परिवर्तन बहुत मुश्किल है। तरल बुद्धि वो है जो हम बाद में सीखते हैं, अर्जित करते हैं। तो तरल बुद्धि का सिद्धांत किसे दिया था, कैटल ने। गिलफोर्ड ने क्या कहा था, बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया था। थर्स्टन ने समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, वही स्पीयरमैन ने द्विकारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है। संज्ञानात्मक ध्यान दीजिएगा, दिमाग का कह रहा है, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये बच्चे के मानसिक विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, अभिप्रेरणा के स्रोत क्या है, आवश्यकता। देखिए हमें जरूरत पड़ेगी तो हम प्रेरित हो जाएंगे। जैसे आपको जरूरत है टेट पास करना है तो आप मोटिवेट होकर पढ़ रहे हैं, सोचना आप सोचेंगे भी। आगे देखिए, सॉरी, चालक, चालक मतलब एक्टिविटी आप करेंगे, प्रेरक और इच्छा। इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा, आवश्यकता। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तभी हम मोटिवेट हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमें भूख नहीं लगी है, हमने खा लिया 18 किलो, तो हमारे सामने कुछ भी आ जाए, रबड़ी, चाय, समोसा, पकौड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं है, तो मोटिवेट क्यों होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हजारों बता चुके हैं। व्यवहार में परिवर्तन क्या है, लर्निंग, यानी कि सीखना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, देखिए अगर कोई चीज आपको याद रहेगा तभी तो पहचानेंगे, हमारी बुआ है, मामा है, तो ये तो मेमोरी में होगा। धारण, आगे धारण मतलब होता है उसको ग्रहण करना, ये मामा है पहले वाले, ये दूसरे वाले, ये भी जब आपको याद रहेगा तो बता पाएंगे। पुनर्स्मरण, दोबारा से याद तभी आएगा जब याद में रहेगा। लास्ट है अनुभूति, अनुभूति आपका ये स्मरण में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैस्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत कहा जाता है, ये मैंने आपको उस समय बताया था कि देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहे या आवश्यकता का सिद्धांत, दोनों एक ही है। तो मैस्लो का जो अभिप्रेरणा सिद्धांत था इसको हम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। इसमें शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मानुभूति की बात कही गई है। प्रश्न नंबर 14, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। मतलब एक हेडमास्टर कैसा होना चाहिए। पहला, सत्ताधारी नेतृत्व, सत्ताधारी मतलब हम ही जो कहेंगे वही होगा, ऐसा होना चाहिए नहीं। अहस्तक्षेपी नेतृत्व, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब ना हो, ऐसा होना चाहिए नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, बिल्कुल सही है। प्रजातांत्रिक मतलब नेतृत्व मतलब ऐसा उसका नेतृत्व हो सभी शिक्षकों के बीच समन्वय बना करके कक्षा का संचालन और अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से
चला सके, एक ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक नेता काम करता है हमारे देश में। प्रश्न नंबर 15, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। सैफर, हेडफील्ड, ड्राइवर, लेडल। मतलब किसने कहा था? तो इसको कहा था ड्राइवर ने। स्टेटमेंट है तो ये तो सिंपल बात है, याद करना पड़ेगा। आगे प्रश्न नंबर 16, चेस तथा कार्ड निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान। आप बताइए चेस में क्या मारपीट होती है? क्या होता है? चेस में लगता है हमारा दिमाग, तो उसको हम कहेंगे बौद्धिक खेल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। अभिवृत्ति का मतलब होता क्या है? संज्ञान परक, क्रिया परक, संवेग परक या सभी? तो राइट आंसर होगा सभी, इसमें ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? जब मैंने आपको बुद्धि की परिभाषा बताई थी, मैंने आपको बताया क्या बताया था? बुद्धि कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि चिंतन की क्षमता है, बुद्धि नई चीज बनाने की क्षमता है, बुद्धि अपसारी चिंतन की क्षमता है, बुद्धि व्यवहार में परिवर्तन कराने की क्षमता है। तो कह रहा है कि बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता, बिल्कुल है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, बिल्कुल है। अब कह रहा है ए या बी, ऐसा नहीं है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। या मतलब ये होता है कि या तो ये या तो ये, लेकिन और मतलब दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध। अधिगम का संबंध किससे है? तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है, विवेक से है। तो इसका राइट आंसर होगा बोध से। अगर आपने कोई चीज सीखा और सीख के उसको अस्थायी रूप से अपने जीवन में नहीं उतारा, मतलब आप उसको स्थायी नहीं बना पाए, या आपने ज्ञान को केवल ज्ञान रहने दिया, अपने जीवन में उतारा नहीं, उसको बोध रूप में नहीं लिया, तो अधिगम का संबंध होगा बोध से। प्रश्न नंबर 20, थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन थार्नडाइक का नहीं है, सेल्डन और केस्मर का है। दूसरा है रचनात्मकता और मौलिकता, ये भी इनका नहीं है। समायोजन बुद्धि, बिल्कुल नहीं। चिंतन और कल्पना, ये थार्नडाइक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित या प्रतिछायाकृत? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीपकारी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रतीपकारी क्या होगा? ये भूलने के सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन या निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय भग्नाशा के, संबंध के, तनाव के, चिंता के। देखिए मानसिक विकार, मानसिक विकार मतलब दिमाग हमारा डिस्टर्ब हो जाए। भग्नाशा मतलब होता है टेंशन लेना या अक्सर चीजों को भूल जाना, या कर लीजिए तनाव में आ जाना, तो ये तो दिमाग का रोग हुआ। तनाव तो होगा ही, चिंता भी होगा। संबंध का इसमें कोई रोल नहीं है, तो संबंध का दिमागी रोग से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? विकास के किस अवस्था को हमने कहा है तनाव, संघर्ष एवं तूफान एवं विरोधाभास की अवस्था है? किशोरावस्था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन पर प्रयोग करके किया। किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनके सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम देते हैं। थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, पावलोव ने कुत्ते पर, स्किनर ने चूहे पर और कोहलर ने वनमानुष या बंदर पर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25, सीखने के वक्र। फिर क्वेश्चन पूरा रिपीट कर गया, क्या है? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, सीखने की रचनात्मकता के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने की गति के सूचक है। किसके? सीखने की गति के। प्रश्न नंबर 26, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। एक अध्यापक कक्षा में कुछ पढ़ाना चाहता है, किस बात का विशेष ध्यान रखेगा? इस बात का कि कौन बच्चा किस लेवल पे है और किस बच्चे को क्या क्या पढ़ने आता है। अर्थात व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस का टीचर को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं 27,
कूट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, संगति कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं गतिशीलता। ठीक है, अगर एक साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं गतिशीलता। प्रश्न नंबर 28, मानसिक स्वास्थ्य और में घनिष्ठ संबंध है किसमें? आवृत्ति में, स्वीकार्यता में, बचने में, समायोजन में। राइट आंसर है। अगर हमारा दिमाग बिल्कुल अच्छा है तो हम किसी भी परिस्थिति में या किसी भी परिस्थिति को अपने हिसाब से बना लेंगे, यानी कि ढाल लेंगे, यानी कि समायोजित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समायोजन। प्रश्न नंबर 29, निम्न में कौन सा अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, सृजनशीलतावाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सृजनशील कहता है आपको जैसे सीखना है आप सीखो, आपको जो बनाना है बनाओ। इसी के आधार पे बच्चे नई नई चीजों को बनाते हैं। वो गलत बनाए सही बनाए, टीचर उनको फुल छूट देता है, तुम्हें बेटा जो आ रहा है बनाओ, नहीं बना पा रहे हेल्प लो, बनाओ, गलत बनाओ सही बनाओ, बनाओ, मतलब उन पे कोई मानसिक प्रेशर नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। स्मरण करने की विधि दोनों की दोनों यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने 2013 के पेपर सेकंड सीडीपी को देख लिया। अगली वीडियो हम प्रयास करेंगे कि 2011 के दोनों पेपर को सॉल्व कर दे। उसके पश्चात एक वीडियो आपको देंगे छोटी सी, इसमें हम सभी सिद्धांतों को और जो इंपॉर्टेंट है उनको समराइज करके डालेंगे, ताकि आपका 8 से 10 नंबर उसी वीडियो से क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।